हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम की आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और उस तैयारी में कुछ बाधाएं आ रही थी, जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में हमको बताया था कि सर आप यूनिट 2 कंप्लीट करवा दीजिए। तो जी, आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं, लेकिन आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि केवल आप ही इस वीडियो का बेनिफिट न उठा पाएँ, आपके पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, उन सब तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी करें। चलिए आज बात कर लेते हैं यूनिट 2 के विषय में। यूनिट 2 में सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिपोर्ट, और इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। सो रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पज। रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, किसको, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, और उसका जो पर्पज होता है वो भी स्पेसिफिक होता है। तो रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, एक सुव्यवस्थित क्रम में, और वो किसको प्रेजेंट करता है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, और उसका पर्पज भी हमेशा स्पेसिफिक होता है। अब इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, विच डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट इन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। उसमें ऑप्शन में दे देगा रिपोर्ट और कोटेशन, सेल्स लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो आप ऑप्शन में पहला टिक करेंगे रिपोर्ट। सो रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, और उसका जो पर्पज होता है रिपोर्ट को बनाने का वो भी स्पेसिफिक होता है, कुछ विशेष से उद्देश्य होता है। ऑल्दो समरीज ऑफ रिपोर्ट्स में बी डिलीवर्ड ओरली, कंप्लीट रिपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। यदि हम रिपोर्ट की समरीज की बात करें तो वो हम लोग ओरली भी डिलीवर कर सकते हैं। रिपोर्ट का जो सारांश होता है उसको ओरली भी डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन यदि कंप्लीट रिपोर्ट की बात करें तो कंप्लीट रिपोर्ट हमेशा रिटन फॉर्म में होगा और एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा। और रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट, इसका दूसरा डिफिनेशन दिया है, रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन अ नैरेटिव, ग्राफिक और टेबुलर फॉर्म, प्रिपेयर्ड ऑन एड हॉक, पीरियोडिक, रिकरिंग, रेगुलर और एज रिक्वायर्ड बेसिस। यानी यदि हम अन्य शब्दों में कहें तो रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन को कंटेंट करता है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसमें नरेटिव्स भी होते हैं, उसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, उसमें टेबल्स भी होते हैं। और ये जो रिपोर्ट होता है ये पीरियोडिक बेसिस पे बनाया जाता है या फिर रेकरिंग बेसिस पे, यानी रेगुलर नेचर में बनाया जाता है, रोज रोज बार बार बनाया जाता है, या फिर मंथली बेसिस पे बनाया जाता है। द सेकेंड वन थिंग इज दैट रिपोर्ट्स में प्रेफर टू स्पेसिफिक पीरियड्स, events, occurrences or subjects and may be communicated or presented in oral or written form। यानी जो रिपोर्ट होता है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक अकरेंसेस के लिए बनाया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बनाया जा सकता है, एंड मे बी कम्युनिकेटेड और प्रेजेंटेड इन ओरल और रिटन फॉर्म। और रिपोर्ट को यदि आपको प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंटेशन आप ओरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। यानी रिपोर्ट का लिखना तो रिटन फॉर्मेट में होगा, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो ओरल फॉर्मेट में भी हो सकता है और वो रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है। बिजनेस मैनेजर्स ऑफन नीड टू राइट रिपोर्ट्स to inform senior management and other departments about various business conditions। जो बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं, जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनको रिपोर्ट्स लिखने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो सीनियर मैनेजमेंट को और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग बिजनेस के कंडीशंस के विषय में जानकारी दे सकें। बिजनेस रिपोर्ट्स कैन इंक्लूड सेल्स, फाइनेंशियल प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स। बिजनेस रिपोर्ट सेल्स को इंक्लूड करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, आपके लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड रिपोर्ट्स को इंक्लूड करता है। द की टू राइटिंग एन इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट इज क्रिएटिंग अ लॉजिकल फ्लो टू इट। अब देखिए, यदि आप कोई भी बिजनेस रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो बिजनेस रिपोर्ट लिखते समय आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस, एक लॉजिकल फ्लो फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं तो सेल्स रिपोर्ट बनाते समय सबसे पहले आपको लिखना होगा कि आपने इस पूरे ईयर में कितना सेल्स का टारगेट बनाया है,
सेल्स के टारगेट में से कितना टारगेट आपने अचीव कर लिया है, आपका कितना टारगेट रिमेनिंग है। एक फ्लो होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए और उस सीक्वेंस में आपके इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाहिए आपको रिपोर्ट में। बिजनेस रिपोर्ट्स मस्ट ऑल्सो बी रिटन इन लेमन टर्म यानी काफ़ी सिंपल टर्म्स में, सो लेस टेक्निकल इंडिविजुअल्स कैन अंडरस्टैंड देम। बिजनेस रिपोर्ट जो होता है वो हमेशा साधारण भाषा में लिखा जाता है ताकि जो लोग टेक्निकल नहीं है, जो लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस से या फिर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से टेक्निकली रिलेटेड नहीं है, उनको भी समझने में काफ़ी आसानी प्राप्त हो। देयर आर सेवरल की एलिमेंट्स कॉमन टू मोस्ट बिजनेस रिपोर्ट। यहाँ पे बहुत सारे की एलिमेंट्स होते हैं जो हर बिजनेस रिपोर्ट में कॉमन होते हैं। अब हम की एलिमेंट्स की बात करेंगे। रिटन रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच प्रेजेंट फोकस्ड salient content to a specific audience report are often used to display the result of an experiment, investigation or inquiry। written reports ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फोकस्ड होते हैं किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। फोकस्ड होते हैं यानी वो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को ही टारगेट करके बनाए जाते हैं और रिपोर्ट्स को हमेशा डिस्प्ले किया जाता है, बताया जाता है, रिपोर्ट्स को दिखाया जाता है। किसके परिणाम को उसमें दिखाया जाता है, किसी एक्सपेरिमेंट को परिणाम को दिखाया जाता है, किसी इन्वेस्टिगेशन, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है, कोई इंक्वायरी की है, उस इंक्वायरी, उस इन्वेस्टिगेशन और उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट को भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ रिपोर्ट। द ऑडियंस में बी पब्लिक और प्राइवेट, एन इंडिविजुअल और द पब्लिक इन जनरल। रिपोर्ट्स आर यूज्ड इन गवर्नमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, साइंस एंड अदर फील्ड्स। सो जो ऑडियंस होता है रिपोर्ट का वो पब्लिक भी हो सकती है यानी नॉर्मल पब्लिक, वो प्राइवेट यानी सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और पूरा पब्लिक एट लार्ज भी हो सकता है। रिपोर्ट्स जो यूज़ की जाती हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी यूज़ की जाती हैं, वो बिजनेस में भी यूज़ की जाती है। हम लोग तो खैर बिजनेस रिपोर्ट ही पढ़ रहे हैं तो बिजनेस में जाहिर सी बात है यूज़ की ही जाएगी। एजुकेशन सेक्टर में भी यूज़ की जाती है, आपके स्कूल्स में भी रिपोर्ट बनाए जाते हैं। आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल कभी कभी आपने सुना होगा कहते होंगे कि आप रिपोर्ट सबमिट करिए, या फिर यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर्स कभी कभी कहते हैं कि आप रिपोर्ट सबमिट करिए। साइंस के डिपार्टमेंट में भी बनाए जाते हैं, साइंस के फील्ड में भी बनाए जाते हैं और इसके अलावा और भी ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। रिपोर्ट यूजेस सच फीचर्स सच एज ग्राफिक्स, इमेजेस, वॉइस और स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी। यानी रिपोर्ट्स जो होते हैं वो एक ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं, इमेजेस को यूज़ करते हैं, वॉइस यानी उसमें आवाज़ें भी होती हैं, उसमें आपकी तस्वीरें भी होती हैं, उसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल वोकैब्स भी होते हैं। वोकैब्स यानी कुछ स्पेशल शब्द भी होते हैं इन ऑर्डर टू परसुएड दैट स्पेसिफिक ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एन एक्शन। और ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ताकि ग्राफिक्स, इमेजेस, वॉइस और स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी के माध्यम से हम अपने स्पेसिफिक ऑडियंस को परसुएड कर सकें। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग रिपोर्ट इज IMRAD। अब देखिए फिर एक और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। जो सबसे कॉमन फॉर्मेट है रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का वो IMRD फॉर्मेट है, IMRAD फॉर्मेट। I फॉर इंट्रोडक्शन, M फॉर मेथड, R फॉर रिजल्ट, A फॉर एंड D फॉर डिस्कशन। यानी इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सीक्वेंस होता है। जैसे आप रिपोर्ट लिखते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि रिपोर्ट आपका हमेशा लॉजिकल सीक्वेंस में और एक लॉजिकल फ्लो में लिखा जाना चाहिए। तो उस लॉजिकल फ्लो को ध्यान में रखते हुए एक IMRAD फॉर्मेट लाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद से उस टॉपिक के मेथड्स के विषय में बताइए। जो भी आप, जैसे आप सेल्स कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग के कौन से मेथड्स आप अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स के कौन से मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं, उनको लिखिए। उसके बाद से उस मेथड को अप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या परिणाम उससे निकल रहे हैं, और फाइनली उसके बाद डिस्कशन सेक्शन एक होना चाहिए जिसमें आप डिस्कस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं IMRAD का फुल फॉर्म है इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। Reporting is a fundamental part of the aim towards improved business intelligence and knowledge management. With the dramatic expansion of information technology and the desire for increased competitiveness in corporate world, there has been an increase in the use of computing power to produce unified reports. जैसे जैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, IT सेक्टर आगे बढ़ रहा है, इसके वजह से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पेशल टाइप के रिपोर्ट्स को लिखने के, क्योंकि रिपोर्ट्स इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इससे हमको रिजल्ट पता चलता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, किसी भी इंक्वायरी का। सो दिस रिपोर्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्वेरिंग डेटा सोर्सेज विद डिफरेंट लॉजिकल मॉडल्स टू प्रोड्यूस अ ह्यूमन रीडेबल रिपोर्ट। ये जो रिपोर्टिंग एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में बहुत सारे डेटा को के विषय में हम लोग क्वेरी करते हैं,
उसके सोर्सेस के विषय में क्वेरी करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। और डिफरेंट इसके लॉजिकल मॉडल्स होते हैं, जिसमें से एक मॉडल अभी हमने एक मॉडल पढ़ा IMRAD, जिसका फुल फॉर्म क्या है अभी आप लोग भूल गए। IMRAD का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रोडक्शन, मेथड्स, R फॉर इंट्रोडक्शन, मेथड, एंड R फॉर रिजल्ट्स, एंड A फॉर एंड D फॉर डिस्कशन। तो इसको याद रखना है। अब देखिए एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बिजनेस रिपोर्ट के। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज यानी हेडिंग। जो आपका रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का एक पर्टिकुलर हेडिंग होता है, उस हेडिंग को हम लोग टाइटल पेज कहते हैं। उसके नीचे आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर उसके नीचे आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स और इलस्ट्रेशंस, फिर एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद आता है डिस्कशन या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। फिर रिकमेंडेशंस आते हैं, फिर कंक्लूजन आता है, फिर लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज आते हैं, फिर बिब्लियोग्राफी, फिर ग्लोसरी, फिर अपेंडिसेस, फिर इंडेक्स और फिर सिग्नेचर्स। ये पूरा एक फॉर्मेट होता है जिसमें रिपोर्ट आपका लिखा जाता है। हम इसको एलिमेंट्स कह सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट को लिखने के लिए इन सारे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और इसे सीक्वेंस में आपको रिपोर्ट को लिखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। टाइटल पेज की बात करें तो टाइटल पेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। अब इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट। उसमें ऑप्शन दे देगा टाइटल पेज और टेबल ऑफ द कंटेंट, फिर और भी ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो होगा टाइटल पेज, क्योंकि टाइटल पेज से ही हमको रिपोर्ट के विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो टाइटल पेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है टाइटल पेज को और क्या कहा जाता है, इसको हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट भी कहा जाता है। द टाइटल पेज कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द रिपोर्टर। टाइटल पेज में क्या होता है, जो रिपोर्टर है उसका नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर एंड द डेट एंड प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। इसमें जो व्यक्ति उस रिपोर्ट को रिसीव करने वाला है उसका भी डेट, उसका भी एड्रेस होता है, उसके साथ साथ उसका जो उस रिपोर्ट को सबमिट करने का डेट और उस रिपोर्ट को सबमिट करने का जो प्लेस होता है उस चीज़ को भी वहाँ पे लिखा जाता है। सेकेंड इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। इट इज़ डिजायरेबल टू गिव द टेबल ऑफ कंटेंट एट द बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको शुरू में ही टेबल ऑफ कंटेंट देने की आवश्यकता पड़ती है। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है आगे देखते हैं। इट गिव्स फुल व्यू ऑफ द रिपोर्ट। जैसे आपने रिपोर्ट में पूरी कहानी लिखी है, लेकिन उस पूरी कहानी को समराइज वे में एक समरी फॉर्मेट में आपने 3-4 लाइन में जो लिखा उसी को हम टेबल ऑफ द कंटेंट भी कहेंगे। वन कैन नो द फुल कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट ब्रीफली बाय रीडिंग द टेबल ऑफ द कंटेंट। और कोई भी व्यक्ति को यदि पूरे रिपोर्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो बस टेबल ऑफ द कंटेंट को पढ़ेगा तो उसको ये आइडिया लग जाएगा कि पूरे रिपोर्ट में कौन सी बात लिखी होगी, उसको आकलन हो जाएगा। मोरओवर द रीडर कैन टर्न द रिक्वायर्ड पेज नंबर टू स्टडी द स्पेसिफाइड हेडिंग वेरी इजली। और यदि हम आगे बात करें, अगर रीडर और भी पढ़ना चाहता है तो रीडर आगे स्पेसिफिक हेडिंग्स को पढ़ सकता है काफ़ी आसानी से। इट मीन्स द टेबल ऑफ द कंटेंट हैव नॉट ओनली कंटेंट्स बट ऑल्सो इंक्लूड पेज नंबर ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट। अब देखिए टेबल नंबर में केवल समरी नहीं होता है, टेबल ऑफ द कंटेंट में केवल समरी नहीं होता, इसके साथ साथ उसमें पेज नंबर भी होता है और ये बताया गया होता है कि किस पेज नंबर पे कौन सी हेडिंग और किस पेज नंबर पे कौन सी सब हेडिंग के विषय में जिक्र किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पूरे रिपोर्ट का ओवरव्यू केवल 1 मिनट में ले लूँ तो वो उस टेबल ऑफ द कंटेंट के माध्यम से ले सकता है। यदि हम तीसरा पॉइंट है लिस्ट ऑफ फिगर्स और इलस्ट्रेशंस। इसका मतलब क्या होता है, दिस पार्ट कंटेन्स द मैप एंड पिक्चर्स विच आर रिलेटेड टू द रिपोर्ट। इस पार्ट में आपको मैप्स मिलेंगे, पिक्चर्स मिलेंगे जो रिपोर्ट से संबंधित हैं। मैप यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सेल्स रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको पता होगा, आपने कभी वीडियो में देखा होगा कि सेल्स रिपोर्ट को बनाते समय एक मैप बनाया जाता है। उस मैप में दिखाया जाता है कि कौन सा हमारा सेल्स टारगेट का ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट कस्टमर कौन सा है। उस कस्टमर के विषय में लिखा जाता है कि इतने कस्टमर्स हमारे टारगेट में है, इतने कस्टमर्स को हमने सामान बेचा, इतने कस्टमर्स बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम मैप्स और पिक्चर्स के माध्यम से लिस्ट ऑफ फिगर्स और इलस्ट्रेशन में दिखाते हैं। सच टाइप ऑफ मैप एंड पिक्चर्स इनेबल द रीडर्स फॉर प्रॉपर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। और इस मैप और पिक्चर से जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होता है, जो काफ़ी जटिल होता है समझना, उसको हम काफ़ी आसान बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम आपको इंडिया का मैप समझाएं कि वेस्ट में ये है, नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, ईस्ट में ये है,
तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सीधे आपको यदि मैं इंडिया का मैप ही दिखा दूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो मैप्स और पिक्चर्स होते हैं उसके माध्यम से प्रॉपर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलता है जो भी व्यक्ति उस रिपोर्ट को पढ़ रहा है। द नेम ऑफ द मैप एंड पिक्चर्स आर गिवन विद पेज नंबर अंडर दिस पार्ट। और वो जो उस पेज नंबर में मैप और पिक्चर का नेम भी लिखा होता है कि मतलब किस पेज नंबर पे कौन सा मैप है और कौन सा पिक्चर है। फॉर एग्जाम्पल यदि पेज नंबर 5 पे सेल्स रिपोर्ट का कोई मैप है तो हम पेज नंबर 5 पे लिख देंगे मैप ऑफ सेल्स रिपोर्ट हैज बीन गिवन इन पेज नंबर 5। आगे बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी। An executive summary is a brief overview of a report that is designed to give the reader a quick purview of the report's content. Its purpose is to present the key points of a report in one place. एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है? एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है। जैसे हमने सबसे पहला जो देखा था टेबल ऑफ द कंटेंट, उसमें हमने क्या देखा था? एक ब्रीफ समरी होता है, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू है। इसके माध्यम से आप पूरे रिपोर्ट का एक ओवरव्यू निकाल सकते हैं। और ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो रीडर है, इसको क्यों डिज़ाइन किया जाता है? ताकि जो रीडर है उसको आसानी से जल्दी से प्रीव्यू मिल जाए रिपोर्ट के कंटेंट का। प्रीव्यू मिल जाए। प्रीव्यू यानी पूरा रिपोर्ट पढ़ने से पहले ही उसको ये आकलन हो जाए कि उस रिपोर्ट में कौन सी बातें लिखी होंगी, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस उसमें बताई गई होंगी। इट्स पर्पज इज़ टू प्रेजेंट द की पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट इन वन प्लेस। इसका पर्पज ये होता है कि जो की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके रिपोर्ट के, उसको एक ही जगह पे हम दिखा दें। After reading the summary, the audience will understand the main points the writer is making and the evidence for those points without needing to read the full report. यानी बिना पूरे रिपोर्ट को पढ़े हुए उस समरी को पढ़ के ही ऑडियंस अंडरस्टैंड कर लेगा, ऑडियंस ये समझ जाएगा कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी होंगी और क्या क्या चीज़ें हमको समझने की आवश्यकता है। द पर्पज ऑफ एन एग्जीक्यूटिव समरी इज़ टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू और प्रीव्यू टू एन ऑडियंस। एग्जीक्यूटिव समरी को रखने का जो मेन उद्देश्य होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि ऑडियंस को रिपोर्ट पढ़ने से पहले ही उस रिपोर्ट का एक ओवरव्यू मिल जाए, एक प्रीव्यू मिल जाए। हु मे नॉट हैव टाइम टू रीड द होल रिपोर्ट केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और वो बहुत बिजी व्यक्ति होता है, आपको पता होगा, उसका एक एक मिनट काफ़ी कीमती होता है। अब उसको एक आप ले जाके 5 फाइल की रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं जिसमें 50 पेजेज हैं, अब वो कैसे पढ़ेगा? तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव समरी काफ़ी आसान होगा। जिस रीडर के पास कम समय है, वो पूरा अपना समय नहीं दे सकता है उस रिपोर्ट को पढ़ने में, वो एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ के पूरे रिपोर्ट को आसानी से समझ सकता है। एन एग्जीक्यूटिव समरी एक्सप्लेन्स वाई द रिपोर्ट वॉज रिटन, emphasizes the conclusions or recommendations and includes only the essential or most significant information to support those conclusions. तो एग्जीक्यूटिव समरी एक्सप्लेन करता है कि इस रिपोर्ट को लिखा क्यों गया है, कारण क्या है लिखने का, वाई द रिपोर्ट हैज़ बिन रिटन, क्या कारण है रिपोर्ट को लिखने का। और वो इम्फेसिस करता है, यानी वो दबाव डालता है इन चीज़ों पे कि इस रिपोर्ट के कंक्लूजन्स क्या है, इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस क्या है। एन एब्स्ट्रैक्ट और समरी गिव्स ओवरऑल व्यू ऑफ द रिपोर्ट ब्रीफली। एन एब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस। अब देखिए यहाँ पे एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट समरी को सिनॉप्सिस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एन एग्जीक्यूटिव और एब्स्ट्रैक्ट समरी इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन 3-4 दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा सिनॉप्सिस। तो आपको याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट समरी को सिनॉप्सिस भी कहते हैं। आपने यदि कोई मूवी देखा होगा, वैसे मैंने एक मूवी बनाया था, आपको मैं बता दूं, वो थोड़ा सा स्टेट लेवल का एक कार्यक्रम था, तो उसमें हमने एक मूवी बनाया था। वो उतना मूवी नहीं है, वो जो सिनेमा घर में चला था, वो छोटा सा मूवी था जो गवर्नमेंट के माध्यम से बनाना था। कभी आप कहेंगे तो वो हम लिंक शेयर कर देंगे आपको। उस मूवी में हमको एक सिनॉप्सिस लिखना था, वहीं से मुझे आइडिया आया सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है। तो हम सर से पूछे कि सर सिनॉप्सिस क्या लिखना है। तो उस समय एक फिल्म के डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था मानवेंद्र त्रिपाठी। उनसे हमने पूछा कि सर सिनॉप्सिस क्या होता है। तो वो बताते हैं कि सिनॉप्सिस का मतलब होता है आप जो पूरी फिल्म लिखने वाले हैं, वो फिल्म तो लगभग 20-50 पेजों की होगी, लेकिन उस फिल्म को पूरे 4-10-50 लाइनों में आप पूरे उस फिल्म का ओवरव्यू लिख दे रहे हैं। उस फिल्म का रुख किस प्रकार से, उस फिल्म का उद्देश्य क्या है, उस फिल्म में पहले क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, उस प्रकार से आप एक समरी उसको बना देंगे, उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। तो वहीं से मुझे शब्द मिला सिनॉप्सिस। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू बी फॉलोड इन राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट समरी। और यहाँ पे कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, यानी यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यही रूल फॉलो करना है
अपने एब्स्ट्रैक्ट या समरी को लिखते समय आपकी जो इच्छा आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, बट इट इज़ जनरली अग्रीड दैट 300 वर्ड्स टू 500 वर्ड्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट और समरी। यानी यदि हम साधारण तौर पे बात करें तो कम से कम 300 से 500 शब्द आपके होने चाहिए एक एब्स्ट्रैक्ट या समरी को लिखने के लिए। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इतने में आपको पूरा समरी लिख देना है। इंट्रोडक्शन, अब आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन। इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन किसी भी रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट होता है। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिपोर्ट। ऑप्शन देगा इंट्रोडक्शन, टेबल ऑफ द कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी, नॉन ऑफ द अबव। तो उसमें आप क्या ऑप्शन देंगे, क्या ऑप्शन टिक करेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट। किसी भी प्रकार के रिपोर्ट का जो पहला पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहली चीज़ प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम के विषय में एक्सप्लोर किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया जाता है। फिर बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद से स्कोप ऑफ रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का दायरा क्या है, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, लिमिटेशंस ऑफ रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आती हैं आपकी। प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट आता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन आता है, स्कोप ऑफ रिपोर्ट आता है, फिर रिपोर्ट स्ट्रक्चर आता है, फिर लिमिटेशंस ऑफ रिपोर्ट आता है। आगे बात करें, ऑथोराइजेशन ऑफ रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ब्रीफ हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट। अब देखिए, ऑथोराइजेशन ऑफ द रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, आप जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उसको आप ऑथोराइज करिए, किस व्यक्ति के द्वारा ये रिपोर्ट लिखा गया है, किस व्यक्ति ने रेफर किया इस रिपोर्ट को। सेकेंड वन थिंग इज दैट ब्रीफ हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट। जो भी आप सब्जेक्ट मैटर है रिपोर्ट में आप जो लिखने वाले हैं उसका ब्रीफ हिस्ट्री के विषय में बताइए, उसके हिस्ट्री के विषय में ब्रीफ में बताइए, उसके बैकग्राउंड के विषय में बताइए कि उस किस पर्पज़ के लिए लिखा गया है, वो किस पर्टिकुलर मेथड से रिलेटेड है, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। Third one point is that the scope of the study of the report which contains the details of the list of areas to be covered in the report within the subject matter। अब देखिए, scope of study of the report, उस रिपोर्ट की स्टडी का स्कोप कितना बड़ा है, कितना बड़ा दायरा है उसका। and it will contain the details of the list of areas, उसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी एरियाज हैं जो इस रिपोर्ट में कवर की गई हैं, और उस रिपोर्ट के सब्जेक्ट मैटर में, सब्जेक्ट मैटर यानी जो भी इस रिपोर्ट में डिस्कस किया जाएगा उसमें कवर की गई हैं। लिमिटेशंस एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है। यानी रिपोर्ट यदि लिखा गया है तो रिपोर्ट केवल सेल्स डिपार्टमेंट के विषय में लिखा गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के विषय में नहीं लिखा गया है। दिस इज द लिमिटेशन, यानी रिपोर्ट का दायरा जो है वो सीमित है। लिमिटेशन मतलब आप वो डिमेरिट मत समझिएगा यहाँ पे। मेथडोलॉजी यूज टू कलेक्ट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, और आपने कौन कौन से मेथड्स को यूज किया है प्राइमरी डेटा को और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ये भी आपको वहाँ पे नोट डाउन करना होता है, वहाँ पे जॉट डाउन करना होता है। द लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट। अब सेकेंडरी डेटा के जो सोर्सेज हैं वो क्यों प्रोवाइड करें हम, ताकि रिपोर्ट की रिलायबिलिटी रहे ना। व्हाट इज रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, उस रिपोर्ट में विश्वसनीयता रहे। मान लीजिए हमने सेकेंडरी डेटा लाया है किसी 2 कौड़ी के व्यक्ति से, कोई एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई सेंसस की है, किसी प्रकार की जनगणना की अपने इंडिविजुअल लेवल पे, और उससे हम लेके आ रहे हैं डेटा, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा हुआ। अब वो सेकेंडरी डेटा उस प्रकार के व्यक्ति से आप लेके आ रहे हैं तो आपका रिपोर्ट क्या रिलायबल होगा? बेशक बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा भाई, वो कोई ऑथोराइज पर्सन थोड़ा है। तो रिपोर्ट की रिलायबिलिटी को रखने के लिए आपको कौन कौन से सोर्सेज से आपने सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया है, इसको भी आपको वहाँ पे जिक्र, इसका भी जिक्र वहाँ पे करना होता है आपको। डिफिनीशंस एंड स्पेशल टर्म्स एंड सिंबल्स इफ़ इट डिजायरेबल, यानी अगर कोई डिफिनीशन की आवश्यकता है, वहाँ पे कोई टर्म्स की आवश्यकता है, कुछ सिंबल्स की आवश्यकता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर। जनरली क्या होता है, जो रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन होता है वही इंट्रोडक्शन ही पूरे रीडर के ध्यान को केंद्रित करता है और अट्रैक्ट यानी आकर्षित करता है। यदि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है रिपोर्ट का तो फिर बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, मैटर करती हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, पहला प्रभाव ही आखिरी प्रभाव होता है। आप किसी व्यक्ति के दिमाग में जो पहला इंप्रेशन देते हैं अपने व्यक्तित्व से, वो इंप्रेशन लंबे समय तक आपके लिए उस व्यक्ति के दिमाग में बना होता है। उसी प्रकार से रिपोर्ट का जो पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ही तो है। पहला पार्ट रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन ही तो है, और यदि इंट्रोडक्शन यानी पहले पार्ट में कोई कमी है तो रिपोर्ट में दम नहीं है।
यानी इंट्रोडक्शन पार्ट यदि अच्छा है तो वो रीडर के अटेंशन को और रीडर को अट्रैक्ट करेगा और उसके अटेंशन को उसमें कंसंट्रेट करेगा आपकी रिपोर्ट में। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब यहाँ पे मेन बात होती है पूरे रिपोर्ट की कहानी, यानी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हर एक कहानी यही लिखी जाएगी। सो डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट का मतलब है दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का सबसे जो मेन पार्ट होता है, सबसे मुख्य जो पार्ट होता है वो डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्कशन या फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट ही होता है। अब इससे भी एक प्रश्न बन सकता है विच इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। अब ऑप्शन दे दिया जाएगा टेबल ऑफ द कंटेंट, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा इंट्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव और ब्रीफ समरी और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा डिस्कशन। तो क्या होगा, डिस्कशन इज द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट की जान है डिस्कशन, ठीक है ना, रिपोर्ट की जान है डिस्कशन, दूसरा वाला मत समझ लेना। आगे बात करते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट शुड बी सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड विद सुटेबल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जो रिपोर्ट का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना चाहिए। सिस्टमेटिकली यानी सुव्यवस्थित तौर पे आपको प्रेजेंट करना चाहिए और एक सुटेबल हेडिंग देना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आप सेल्स के विषय में बता रहे हैं तो आप वहाँ पे मार्केटिंग का हेडिंग नहीं डालेंगे, और यदि आप मार्केटिंग के विषय में बता रहे हैं तो आप सेल्स का हेडिंग नहीं डालेंगे। यानी आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट करें, उसके साथ साथ सुटेबल हेडिंग्स के साथ प्रेजेंट करें। जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो कंटेंट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उसी का हेडिंग आप डालें। इट कंटेन्स द फैक्ट फाउंड बाय द रिपोर्टर अलॉन्ग विथ हिज और हर कमेंट्स। इसमें फैक्ट्स भी होते हैं रिपोर्टर के और उसके कमेंट्स भी होते हैं कि वो उस टॉपिक पे क्या सोचता है, उसका क्या राय है। द सब्जेक्ट मैटर इज डील्ड विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, graphs, statistical tables, sometimes experts from other reports, and can be included in order to improve the quality of the report. अब देखिए सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या आते हैं, चार्ट्स आते हैं, ग्राफ्स भी आते हैं, स्टैटिस्टिकल टेबल्स भी आते हैं, और कभी कभी कुछ रिपोर्ट्स एक्सर्प्स है, सॉरी एक्सपर्ट्स नहीं है, एक्सर्प्स। तो कभी कभी कुछ रिपोर्ट्स से कुछ चीज़ें एक्सर्प्स की जाती है, यानी एक्सर्ट मतलब क्या होता है, कुछ रिपोर्ट्स की कुछ बातों को वहाँ से निकाल के अपने रिपोर्ट में डालना, यानी जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि आपकी रिपोर्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे आपकी रिपोर्ट में यदि चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, स्टैटिस्टिकल टेबल्स होंगे, कुछ अच्छे रिपोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन आप इंक्लूड करेंगे तो इससे आपकी रिपोर्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। दिस बीइंग द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट हैज़ टू की पर्पजेज। अब डिस्कशन या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट जो है वो मेन बॉडी है पूरे रिपोर्ट का, तो इसका दो पर्पज होता है। सबसे पहला पर्पज होता है टू एक्सप्लेन द कंक्लूजन्स। पूरे कंक्लूजन्स जो निकल रहे हैं आपको रिपोर्ट के बनाने से उसको एक्सप्लेन करें, एंड टू जस्टिफाई द रिकमेंडेशंस। जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं उसको जस्टिफाई करें कि रिकमेंडेशन सही है कि गलत है, यदि गलत है तो कैसे गलत है, सही है तो क्यों सही है, ये सारी जस्टिफिकेशंस दे वो रिकमेंडेशंस पे। की पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग द डिस्कशन आर। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप डिस्कशन या फिर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रेजेंट द एनालिसिस इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे। हमने सबसे पहले बात किया था कि यदि आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिपोर्ट का एक फ्लो होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक फ्लो में आपको रिपोर्ट लिखना है। उसी प्रकार यदि आप डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन आप सिस्टमेटिक फ्लो में करें। इफ़ नेसेसरी डिवाइड द मटेरियल विथ अप्रोप्रिएट हेडिंग्स टू इम्प्रूव द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। और यदि नेसेसरी है तो आप मटेरियल को डिवाइड करिए अलग अलग हेडिंग्स में, ताकि आप रीडर्स के अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें। यानी मान लीजिए आपको सेल्स के विषय में बताना है, तो सेल्स के विषय में क्या आप बताएंगे। मान लीजिए आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप एक प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, आप मान लीजिए रिलायंस कंपनी का रिपोर्ट कोई बना रहे हैं, उसमें आप 50 प्रोडक्ट बेचते हैं। अब आप पूरा सेल्स का जो भी बात है वो एक ही हेडिंग में लिखे जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्स करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग टेक्निक्स और मेथड्स अप्लाई किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। तो आप अलग अलग हेडिंग बनाइए कि हमको यदि रिटेल सेक्टर में रिलायंस के ये कोई इंप्रूवमेंट लाना है तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हमको जियो में कुछ इंप्रूवमेंट लाना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यदि हमको रिलायंस पेट्रोलियम में कुछ इंप्रूवमेंट लाना है उसके सेल्स में तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा। यानी आप उस टॉपिक्स को अप्रोप्रिएट हेडिंग्स में बांट दें ताकि रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो पाए, रीडर आसानी से उस बात को समझ पाए। बैकअप द क्लेम्स विथ एविडेंसेस, और आप जो क्लेम कर रहे हैं उसको एविडेंस से सिद्ध भी करें। लिंक थियोरी टू प्रैक्टिकल इशूज़, जो आप थियोरी में बात लिख रहे हैं उसको प्रैक्टिकल इशूज़ से कनेक्ट करें, उसको लिंक करें। परसुएड रीडर्स ऑफ द वैलिडिटी
ऑफ स्टैंस प्रेजेंटेड बाय द रिपोर्ट राइटर। अब जो रीडर्स हैं उसको परसुएड करें ताकि जो भी रिपोर्ट राइटर है वो इस प्रकार से रिपोर्ट को लिखे कि रीडर को ऐसा लगे कि भाई बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। रिकमेंडेशंस, द रिपोर्ट कैन प्रेजेंट, 7वां पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद से कंक्लूजन है। भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग, प्रिंसिपल्स भी एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक काम करते हैं हम लोग अब रिकमेंडेशंस को कवर कर लेते हैं और उसके बाद से हम अगले लेक्चर में और बाकी चीज़ें कवर करेंगे। और आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका पूरा सिलेबस 13-14 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। और मैं ये भी गारंटी देता हूं कि आपका जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में भी बन सकता है वो क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस पहले से चैनल्स पे अपलोड भी हो रहे हैं, तो आप उसको भी देखते रहें। और एक और चीज़, आप यदि टारगेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो हमारा सबसे बड़ा चैनल है जिसके माध्यम से टारगेट सेमेस्टर, तो उसका छोटा सा बच्चा है अभी, तो टारगेट गुरुकुल बाप है, तो टारगेट गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करें। उस पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। जो सब्सक्राइब किए वो अच्छी बात है। और एक और चीज़, आपको इस समय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक अच्छा कोर्स मिल रहा है। 150 रुपीज़ में आपको 2000 से अधिक MCQs मिल रहे हैं, वो भी सॉल्व्ड हैं, पूरे MCQs आपके सॉल्व्ड हैं। यदि आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो आप 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप अपने एग्जाम में फोड़ने वाले हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उससे 80% से 70% क्वेश्चंस एग्जैक्टली हमारे कंटेंट के होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो आप यदि अभी तक उस कोर्स को नहीं परचेज किए हैं तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। आगे बात करते हैं रिकमेंडेशंस। द रिपोर्टर कैन प्रेजेंट द रिपोर्ट अलॉन्ग विथ हिज और हर रिकमेंडेशंस विच आर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स। अब रिपोर्टर है, मान लीजिए कोई रिपोर्ट लिख रहा है, उस रिपोर्ट में अपने भी रिकमेंडेशंस दे सकता है, अपना भी राय दे सकता है कि देखिए ये जो मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्स अगर हम लोग ऐसे किए होते तो शायद सेल्स हमारी बढ़ गई होती। तो रिकमेंडेशंस भी आप लिख सकते हैं यदि आप रिपोर्टर हैं तो। व्हेन अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय अ कमिटी और सब कमिटी द रिकमेंडेशंस आर पुट इन द फॉर्म ऑफ मोशंस और रिजोल्यूशंस। अब यदि कोई रिपोर्ट कमेटी के द्वारा बनाया जा रहा है या फिर कोई छोटी सी कमेटी सब कमेटी के द्वारा बनाया जा रहा है तो वहाँ पे रिजोल्यूशंस होते हैं, यानी सारा डिस्कशन सभी लोग देते हैं। उसके बाद से देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशंस किसके आए किसी टॉपिक पे, उसको भी हम लोग रिकमेंडेशन वाले सेक्शन में रिपोर्ट में दिखाते हैं। सो रिकमेंडेशंस और सजेशंस मेड इन रिपोर्ट पॉइंट टू द फ्यूचर एंड शुड बी। जो भी रिकमेंडेशंस या सजेशन दे रहे हैं रिपोर्ट में आप, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला, रिकमेंडेशन हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, कोई इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विजुअल लाइफ में जी रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं कि हम सोना बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये काम संभव है, फिजिबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा फिजिबल होना चाहिए। थर्ड वन पॉइंट, लॉजिकली रिलेटेड टू द डिस्कशन एंड कंक्लूजन। अब वो थोड़ा सा तार्किक रूप से संबंधित भी होना चाहिए। आपने जो भी डिस्कशन या फिर डिस्क्रिप्शन बनाया रिपोर्ट का, उसके और कंक्लूजन से थोड़ा संबंधित होना चाहिए। नंबर्ड होना चाहिए, नंबर्स के फॉर्म में आप अपने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने चाहिए, क्योंकि भाई थियरी के फॉर्म में प्रेजेंट तो कर देंगे लेकिन उसका क्या मतलब है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं एंड वी बिलीव इन नंबर्स। अगर आप किसी भी कंपनी को चला रहे हैं या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो पहले देखेंगे आपकी उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लेवल कैसी है। तो नंबर्स के फॉर्म में आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, जिस टॉपिक का जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको सबसे पहले और जिसका कम इंपॉर्टेंस है उसको बाद में, यानी एक इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में आप सारे टॉपिक्स को अरेंज करेंगे। ब्रीफ भी होना चाहिए आपका रिपोर्ट। अब ये नहीं कि रिपोर्ट आप पूरा पोथा कहानी लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता लिख रहे हैं, इतना बड़ा भी रिपोर्ट नहीं बनाना है। तो रिपोर्ट आपका ब्रीफ भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट बनाते समय ध्यान में रखनी है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, 33 मिनट का लेक्चर, मुझे लग रहा है कि मेरा सबसे बड़ा लेक्चर यही है। कोई बात नहीं, इस 33 मिनट के लेक्चर में आपको पूरा बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने चाहिए बिजनेस रिपोर्ट को बनाने के लिए, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और अगले लेक्चर में उम्मीद करते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का लगभग 40% जो और पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।